एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सुरक्षा, आशय और प्रकार। इस बार के सिलेबस में इसे जोड़ा गया है। ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा, आशय और प्रकार जो है वो इस बार आपको डिटेल्स में पढ़ना है, इसीलिए मैंने स्पेशली इसी टॉपिक को उठाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षा का अर्थ। सबसे पहले तो आपको सुरक्षा का अर्थ जानना है कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सुरक्षा को इंग्लिश में ना सिक्योरिटी कहते हैं। सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के क्रिया को क्या कहा जाता है? सुरक्षा कहा जाता है। सुरक्षा कहाँ पे होता है? जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें नुकसान हो सकता है, हानि हो सकता है, परेशानी हो सकता है, तो उन चीजों से जो बचाव करने के काम को हम करते हैं अपने जीवन में, ये क्या कहलाता है? सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति के लिए भी सुरक्षा जरूरी है, स्थान के लिए भी जरूरी है, वस्तु निर्माण के लिए भी सुरक्षा जरूरी है, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। XYZ कुछ भी जो लगता है कि इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसके बचाव को, उसके हानि के रोकथाम को ही हम क्या कहते हैं? सुरक्षा कहा जाता है। यहाँ पे आपको समझना है कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज जिसे हानि पहुंचाया जा सकता है, उसको सुरक्षा अगर देना है या सुरक्षा दिया जा रहा है या फिर उसके हानि से बचाव किया जा रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है कि सुरक्षा के प्रकार। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटों को जोड़ा है सुरक्षा के प्रकार को लेके, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इतना ही इनफ नहीं है। बहुत तरह की चीजें हैं जिसको सुरक्षा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसे मैंने लिख लिया है। अधिकारों का सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और महामारी से सुरक्षा। ये सारे जो पॉइंट है वो ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे कि हमारी जो सुरक्षा की नीति है वो किन तरह से काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे और भी पॉइंट हैं जो इसमें जोड़ा जा सकता है। अब सुरक्षा की बात की जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी अहम चीजें हैं जिन्हें हानि से बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक अगर डब्बे की बात कर लूं तो ये डब्बे को भी अगर हम सुरक्षा देते हैं तो ये भी सिक्योरिटी में ही आता है। तो ये XYZ मैंने आपको बताया ना, जितनी भी चीजें आपको दिखती है उन सभी चीजों के रोकथाम, बचाव, हानि से बचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। और ये सारे पॉइंट जो है वो सुरक्षा के प्रकार में लिख सकते हैं आप अपने एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस में पूछा गया है कि सुरक्षा, आशय एवं प्रकार। तो प्रकार के पॉइंटों में आप इन सभी चीजों को लिख सकते हैं और डिटेलिंग भी कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में लेके चलेंगे। सुरक्षा अवधारणा क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए कि सुरक्षा की अवधारणा है वो क्या है। तो सुरक्षा की अवधारणा को मैंने दो पार्टों में बांटा है। एक है हमारा बाहरी खतरा, एक है आंतरिक खतरा, क्योंकि सुरक्षा दो जगहों से ज्यादा व्यापक है। एक तो बाहरी खतरा हो सकता है किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी राजनीति के लिए, और एक आंतरिक खतरा भी हो सकता है। तो अवधारणा में आपको ये दोनों पॉइंटों को डील करना है। सबसे पहला हमारा है बाहरी खतरा। तो बाहरी खतरा को समझ लीजिए, बाहर से अगर सैन्य हमला हो जाए किसी देश पे तो उसे पहले नंबर पे हमने लिया है जनसंहार, जनता का मारना, जनता को मारना, आम लोगों को मारना, जनसंहार में आएगा। शक्ति संतुलन, ये भी आपके बाहरी खतरे में ही आएगा। गठबंधन, ये भी हमारे अवधारणा के बाहरी खतरों में आएगा। शस्त्रीकरण, ये भी हमारे बाहरी खतरों में आता है। देखिए, सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण को एक बार समझा देता हूं कि शस्त्रों का जखीरा जमा करना। एक ऐसा देश जो मानवता के हानि पहुंचाने के लिए, मानव जाति को हानि पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे शस्त्रों का जमावड़ा या उपयोग कर रहा है जिससे मानव जाति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? शस्त्रीकरण के नाम से जानेंगे। तो ये बाहरी खतरा के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वहीं पे अगर हम आंतरिक खतरा की बात कर लें तो इसमें कानून व्यवस्था, अगर देश के अंदर, समाज के अंदर यदि कानून सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो ये आंतरिक खतरा में आएगा। अलगाववाद जो है ये भी आंतरिक खतरे के अंदर ही आएगा। और गृह युद्ध, जो आपस के देशों के अंदर ही युद्ध होना शुरू हो जाता है, समाज के अंदर ही युद्ध शुरू हो जाता है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में जो टकरार होने लगता है, इसे आप आंतरिक खतरा के अंदर लेंगे।
तो यहाँ पे सुरक्षा की अवधारणा को दो भागों में बांटा गया है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी के अंदर ये आता है सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और शस्त्रीकरण, और आंतरिक में कानून व्यवस्था, अलगाववाद और गृह युद्ध आते हैं। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ये पारंपरिक के बाद हम अपारंपरिक के बारे में जानेंगे। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। यहाँ पे अब हम सिर्फ और सिर्फ केवल एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वैश्विक लेवल पे बात कर रहे हैं, पूरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बात कर रहे हैं, पूरे विश्व लेवल पे बात कर रहे हैं कि एक ऐसा खतरा जो सिर्फ और सिर्फ केवल एक देश के लिए ना होके पूरे विश्व के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे इसे अपारंपरिक धारणा के अंदर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हाल में ही आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, जो महामारी केवल और केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए था। दूसरे अगर जगह पर बात कर ले तो आतंकवाद भी पूरे विश्व के लिए एक सरदर्दी बना हुआ है, पूरे विश्व के लिए ये खतरनाक है और इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो कि पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक हो, उसे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा खतरा है जो केवल एक देश को न लेकर पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रखेंगे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में। अब इसमें कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं समझा देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग है जो केवल एक देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है। प्रदूषण, पूरा विश्व परेशान है। प्राकृतिक आपदाएं, ये जो साइक्लोन है, आंधी है, तूफान है, सूखा है, बाढ़ है, इससे केवल एक देश नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है। निर्धनता बहुत बड़ी समस्या है हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि निर्धनता एक ऐसी समस्या है जिससे केवल और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान हो रहा है। महामारी भी कुछ ऐसा ही है। अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी थी जिससे केवल और केवल भारत परेशान नहीं था बल्कि पूरे विश्व लेवल के बड़े बड़े देश, अमेरिका, जापान, चाइना, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, जितने भी और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो परेशान थे। आतंकवाद, अभी मैंने आपको आतंकवाद के बारे में बताया, ये कुछ ऐसी समस्या है। आतंकवाद जो है वो दुनिया के लिए एक काला धब्बा है जो केवल और केवल मासूम लोगों को टारगेट करता है। तो आतंकवाद भी जो है वो बहुत बड़ा समस्या है आज पूरे विश्व के लिए। शरणार्थियों की समस्या, ये जो लोगों का पलायन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, मैंने पहले के चैप्टर में भी आपको बताया कि जैसे कुछ समय पहले आपको पता होगा बांग्लादेश के बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए थे और यहाँ पे निवास करने लगे, रहने लगे। तो ये शरणार्थियों की भी जो समस्या है ना, ये भी पूरे विश्व लेवल पे है। बढ़ती हुई जनसंख्या आदि और भी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो आज पूरे विश्व के लिए एक ऐसा सरदर्दी बना हुआ है जिससे लोगों के मतलब हर एक प्रकार से परेशानियां हो रही है। अब देखिए हमारी पृथ्वी जो है वो तो नहीं बढ़ रही है, वो तो प्रजनन नहीं कर रही है, लेकिन जो जनसंख्या है हमारे भारत के अंदर या फिर किसी अन्य देश की या पूरे विश्व की जनसंख्या की बात कर लें तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहे हैं, क्योंकि संसाधन जो है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं बन रहे हैं लेकिन हमारे उपयोग उसके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये बहुत बड़ा समस्या है अभी के समय में, जिसे हमने सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंदर लिया है। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। खतरे के नए स्रोत भी हैं, कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो नए तरीके से पनपते जा रहे हैं। जैसे में खतरों के कुछ नए स्रोत सामने आए हैं जिनके बारे में दुनिया काफी हद तक चिंतित है। सिर्फ और सिर्फ भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका नहीं, पूरा विश्व इसके लिए चिंतित है। इसमें आतंकवाद जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है, वैश्विक गरीबी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, पलायन और स्वास्थ्य महामारी जो है ये भी इसमें शामिल है। सबसे पहले क्या आता है? आतंकवाद आता है। आतंकवादी जो है वो पूरे विश्व के लिए सरदर्दी बने हुए हैं, क्योंकि ये मासूम लोगों को टारगेट करते हैं, इनका दोहन करते हैं, इनको मारते हैं, इनको भ्रमित करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वैश्विक गरीबी। ये जो गरीबी है ना, ये जो भूखमरी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है कि गरीबी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पलायन और स्वास्थ्य बीमारी, ये सभी चीजें आपको पता है, ये भी आज के समय में बहुत बड़ा सरदर्दी बना हुआ है।
आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाता है। मैंने अभी आपको बताया, ये जो आतंकवादी होते हैं इनका कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों का अंधाधुंध निशाना बनाते हैं, गरीबों को मारते हैं, मासूमों को मारते हैं, इनको मतलब बुरी तरीके से। ये तो एक प्रकार का समाज का ऐसा धब्बा है जिसे तो बहुत जल्दी साफ करना चाहिए। पूरे विश्व स्तर पर इसके बारे में बात करना चाहिए, वैश्विक लेवल पे बात करना चाहिए, बड़े बड़े देशों को बैठ के संयुक्त रूप से मीटिंग करना चाहिए और सबसे पहले पूरे विश्व से आतंकवाद को साफ करना चाहिए। एक अन्य प्रकार की असुरक्षा वैश्विक गरीबी भी है। देखिए गरीबी भी जो है जो पूरे विश्व लेवल पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये भी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि अमीर राज्य जो है या फिर आप कहिए अमीर देश वो और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब राज्य या फिर गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, तो पैसे से पैसा कमाना तो बहुत ही ईजी है ना। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो 2 वक्त के भोजन ही बड़े मुश्किल से जुटा पाते हैं, जिनके 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए उनको दिन रात कड़ी मेहनत करना पड़ता है, उनकी खाइयां और अमीर लोगों की खाइयों में दिन प्रतिदिन अंतर आ रहा है, क्योंकि गरीब जो है वो दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा है। बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पलायन किया जा रहा है। आज मैं खुद ही बिहार का रहने वाला हूं और आज मैं दिल्ली में आके रहता हूं, आप लोगों को पढ़ाता हूं। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे यहाँ बेहतर अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे, हमारे यहाँ सही तरीके से हमें पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे जिससे हम अपने घर परिवार को सही तरीके से चला पाए। इस कारण से ये जो बिहार से हम दिल्ली के तक का सफर तय किया है, इसी को पलायन कहते हैं। अवसरों की तलाश में, अच्छे पैसे कमाने की तलाश में, 2 वक्त की रोटी भोजन की तलाश में, अच्छे कपड़े, डॉक्टर और अच्छे पढ़ाई की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, जिसे हम पलायन के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य महामारी जैसी HIV एड्स, बर्ड फ्लू और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम प्रवासन के माध्यम से देशों में बढ़ रहे हैं। देखिए अभी के समय में जो देश की महामारी है, देश के अंदर फैलने वाली बीमारी है, जिसमें एड्स, HIV, बर्ड फ्लू और भी बहुत सारे ऐसे गंभीर समस्याएं हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो खतरे के नए स्रोत में माने जाते हैं। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता था 4 साल पहले कि हमारे समाज में कोरोना वायरस नाम का भी कोई बीमारी आएगा, और अचानक से आया और देखिए हमारे देश की दिनोदशा क्या बिगाड़ दिया, क्या तहस नहस कर दिया हमारे आर्थिक व्यवस्था का। गरीब लोगों का तो जीवन ही नष्ट कर दिया। जो अमीर थे वो तो चलिए उनको भी नुकसान, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि उनको नुकसान नहीं हो, उनको भी नुकसान हुआ है, लेकिन उनके पास खोने के लिए पैसे, बंगले, जेवर थे, लेकिन गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने सिर्फ अपना धैर्य खोया है, अपने बुरे समय को देखा है, मतलब गरीब इसमें सबसे ज्यादा पिसा है। तो ऐसे में देखिए आज के समय में जो नए खतरों में बीमारियां आ रही है, उसमें आप कोरोना वायरस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस तरह से महामारी तेजी से फैल रहा है या फिर जिस तरह से अन्य बीमारियां भी आ रही है, ये सब आपको खतरे के नए स्रोत में पढ़ना है। आगे की स्लाइड में हम आपको बढ़ाना चाहेंगे। अब देखिए भारतीय सुरक्षा रणनीति के 4 व्यापक घटक के बारे में जानना है कि भारत जो है वो अपने देश के अंदर सुरक्षा को किस प्रकार देखता है, या किस प्रकार हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है, या किस प्रकार की रणनीति को वो अपनाता है जिससे हमें सुरक्षा प्राप्त हो। देखिए सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है। अपनी सेना को, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो या वो थल सेना हो, इसे मजबूत करना भारत की सुरक्षा रणनीति का सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में शामिल रहा। शुरुआत से ही हम अपने पड़ोसी देशों के साथ झगड़ों के साथ रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर ली जाए, बांग्लादेश की बात कर ली जाए, चीन की बात कर ली जाए, नए तौर पे आप नेपाल की भी देख सकते हैं, वो भी झड़प वड़प करता रहता है हमारे भारत के साथ। इसलिए हमें जो अपने सेना की क्षमता है, सेना की शक्ति है, उसे मजबूत करना भारतीय रणनीति का सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा कहता है भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना है। भारत जो है वो अंदर से तो मजबूत हो ही रहा है, साथ ही
दूसरे विश्व लेवल पे जितने भी संगठन है उनमें शामिल होकर अपनी मजबूत दावेदारी को प्रस्तुत कर रहा है। आज के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि ये तो विदेशी घूमते रहते, ये विदेश नहीं घूमते, ये हमारी इज्जत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मजबूत कर रहे हैं, हमारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिला रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में विश्व के और देशों जैसे मजबूत देश हैं जिनका सम्मान से नाम लिया जाता है, वहां पे भारत का भी बड़े ही सम्मान से नाम लिया जाए। तीसरा कहता है भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। तीसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है कि देश के भीतर भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास कानून व्यवस्था है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि देश के अंदर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, गृह युद्ध होने की संभावना होती है, तो हमारे अंदर की जो पुलिस है, देश की जो पुलिस है, वो उसे संभाल सकती है। चौथा घटक अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना है कि नागरिकों का विशाल जनसमूह गरीबी और दुख से बाहर निकल सके। भारत के सुरक्षा रणनीति में चौथा जो है वो सबसे प्रमुख है कि हमें इस तरह से अपने भारत को विकास करना है कि जो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी जो गरीबी से जूझ रही है, उसे गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके, उसे रोजगार दिया जा सके, उसे सुरक्षा दिया जा सके, उसे शिक्षा दिया जा सके, उसे दवाइयां दी जा सके, उसे भोजन दिया जा सके, ताकि वो लेवल पे आ जाए और पहले से बेहतर हो जाए। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जिसमें भारत सुरक्षा रणनीति के 4 व्यापक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इस तरह से आपने देखा कि आपका जो ये टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले टॉपिक के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।